तो बच्चों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम बात करेंगे 2024 से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर। मतलब कि सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कंप्लीट 2009 से लेकर 2024 तक का पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आज फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहला ही हम 2024 का ही पेपर डिस्कस करने वाले हैं और 2024 का इसलिए डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 35 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। तो ये हो गया खंड अ। और यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, एक नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, तो उसमें भैया कैसा बनता है, आभासी और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है हमारा, मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो मनुष्य का आँख होता है ना, उसकी रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, राइट। ओके, उसकी तो वो कैसा होता है भैया, वो कैसा होता है, वो आपका वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, जो कि आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, 3 पे। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है किस चीज़ के लिए, आपको पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। इसमें चारों का चारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में अगर बात करें तो उत्तल लेंस में आपका देखिए, जब ये उत्तल होगा तो क्या होगा, उत्तल में आपका दूर दृष्टि होता है। दूर दृष्टि में आपका किस चीज़ का लेंस उपचार में करते हैं, तो वो करते हैं दूर दृष्टि में आपका, तो यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा बी आंसर। अगर आपसे पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि में अवतल याद करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये बड़ा है ना, तो बड़ा है तो यहाँ पे देखेंगे, बड़ा है तो नज़दीक, और ये दूर है तो छोटा वाला। यहाँ पे ध्यान रखें, इस तरीके से अवतल उत्तर में डिफरेंस आपको देख लेना है। चलिए हम बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष, जो कि ऑप्शन 3 में दे रखा है। इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा दृष्टि दोष में आपका क्या होता है, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बाईफोकल लेंस का। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किस में करते हैं, जरा दृष्टि दोष में। इसमें आपका हो जाएगा उत्तल निकट में आपका क्या हो जाएगा, निकट में आपका इस्तेमाल करते हैं अवतल, दूर में आपका उत्तल। ओके, और अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपका बेलनाकार लेंस इस्तेमाल करते हैं। किसमें, बेलनाकार, जो बेलनाकार होता है ना लेंस, बेलनाकार लेंस, वो अबिंदुकता में इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। आसमान का रंग नीला होने का कारण है। आसमान का जो रंग होता है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, ऑप्शन ए में दे रखा है व्यतिकरण, प्रकीर्णन, और सी विवर्तन, और डी ध्रुवन। एक एक करके हम चारों यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ध्रुवन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, क्योंकि ये चारों ही डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ ओके, चलिए हम बात करने वाले हैं जो ये किस चीज़ के कारण, तो प्रकीर्णन के कारण जो होता है ना, वह आपका आसमान का रंग नीला होता है। ओके, और प्रकीर्णन से और सारे, जैसे कि खतरे में लाल रंग का उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं भैया, क्योंकि जो होता है ना, लाल रंग का जो होता है वो आपका प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन जो होता है समानुपाती 1/λ², लैम्डा का पावर 4 होता है। ओके, तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, किसका होता है, आपने सुना होगा बैजानीह पिनाल, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कितना होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ओके, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। और उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज भी लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण ही। समुद्र का जल भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। उसके बाद आसमान में पानी का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण ही। और छोटे कण बैगनी तथा आसमानी रंग को, बड़े कण नारंगी तथा लाल रंग को प्रकीर्णित करते हैं।
चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देता है प्रकीर्णन का। टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। दो कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ऑप्शन ए दे रखा है तरंगधारे के समानुपाती, तरंगधारे के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगधारे के वर्ग के समानुपाती और तरंगधारे के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका हो जाएगा तरंगधारे के व्युत्क्रमानुपाती, जो कि बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे यहाँ पे एकवर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या होती है कलाएं समान होती है। ये ध्यान में रखना होगा आपको। चलेंगे डी ब्रोगली तरंगधारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वीवीआईपी मार्क कर लीजिएगा। डी ब्रोगली तरंगधारे क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। आंसर तो आपका मैं बता दूँ तो ये आपका हो जाएगा। अगर इससे आगे जाके आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए हम बता देते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी यहाँ पे संवेग होता है, तो पी संवेग द्रव्यमान गुने वेग होता है, तो द्रव्यमान गुने m, ओके, मास इनटू वेलोसिटी। और इसके आगे अगर जाएंगे तो h आ जाएगा और रूट अंडर 2m यहाँ पे e लिखेंगे, रूट अंडर 2m e, ओके। तो ये ध्यान रखना होगा। जहाँ पे e गतिज ऊर्जा होगा, v कण का वेग, m कण का द्रव्यमान हो जाएगा, h प्लांक नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर पे चलेंगे। यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गम वायु का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट बी से, मतलब कि ये जो होता है ना y इक्वल टू a डॉट बी, ये क्या बनेगा, प्राप्त होता है, वह द्वार क्या है, तो आपको बताना है 8 नंबर। और मेरे ख्याल से ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एंड गेट बनेगा, ओके। और ये चारों ही गेट आपको समझ के जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ओके, ये चारों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होती है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए, तो हम क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो अर्धचालक में वर्जित जो होती है चौड़ाई कितनी होती है, ओके। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, तो ये सब क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगर दशमलव अंक पत्ती की 27 की द्विधारी पत्ती में समतुल्य हो संख्या होगी, तो देखिए ये जब भी आपसे ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे ना, तो ये हो जाएगा आपको 2 से भाग करते चलना है। 2 से भाग दीजिएगा तो 13 आ जाएगा और शेषफल आपका कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। मतलब कि यहाँ पे भाग दीजिएगा 2 से, तो आपका तो ये 13 से कटेगा, राइट, और 1 आपका बच जाएगा, 13 दूनी 26 1। उसके बाद 13 को फिर से 2 से भाग देंगे तो 6 से कटेगा और फिर 1 बच जाएगा, फिर 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा और वहाँ पे 0 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 0 11 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये नोट कर लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन 11 0 11 ये डी ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे 11 नंबर पे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। निर्गम आवृत्ति क्या होगी वो हमें बताना होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निर्गम आवृत्ति। निर्गम आवृत्ति जब हम निकालेंगे तो 2 गुने हो जाता है निवेश आवृत्ति। जो ये निवेश आवृत्ति है ना, तो 2 गुने 50 हर्ट्ज करेंगे तो ये 100 हर्ट्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती है, और ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा भैया। 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है मॉडुलन और डीमॉडुलन, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। दोनों का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं, रडार कहते हैं, मोडेम कहते हैं, फैक्स कहते हैं। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा भैया, तो इसको हम मोडेम कहते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। संचार जो है उपग्रह की पृथ्वी की दूरी कितनी है वो हमें बताना है। 36,000 किलोमीटर, 36,000 मील, 3600 किलोमीटर, 36,000 मीटर। तो मेरे ख्याल से ये सभी लोग थोड़ा सा भी माइंड यूज़ करें तो मेरे ख्याल से ये आंसर सही कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकीर्णन का मापन किया जाता है ओम में, डेसिबल में, महो में या फिर सीमेन में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संकीर्णन का जो मापन किस में किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है डेसिबल में, जो कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिबल में आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे।
फोटो सेल आधारित है, किस पे आधारित है भैया? तो धारा के रासायनिक प्रभाव पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो किस पर आधारित है वो हमें बताना है। ओके, तो चलिए जल्दी से जल्दी हमें डिस्कस कर लेना है किस पर आधारित है। तो चलिए राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, जो फोटो सेल आधारित है वो किस पे आधारित है आपका? तो फोटो सेल आधारित है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड किरणें किसका समूह है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या फिर परमाणुओं का। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथोड किरणें समूह है, किसका एक समूह है भैया? तो ये इलेक्ट्रॉन का समूह है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 17, और 17 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्ध आयु ये फिक्स क्वेश्चन है, हर बार पूछ लिया जाता है, और ये इस बार भी देखने को मिलेगा किसी न किसी शिप में। तो ये नोट कर लीजिए भैया, अर्ध आयु। ओके, चलिए 6 गुणांक का एसआई इकाई क्या होता है? 18 नंबर क्वेश्चन पे हम, और 6 गुणांक का एसआई इकाई हमें बताना है। ओके, 6 गुणांक का एसआई इकाई हमें बताना है। तो चलिए 6 गुणांक का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? मीटर, हर्ट्ज प्रति मीटर, या फिर मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बता दीजिए, 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 6 गुणांक का हो जाएगा हर्ट्ज। ओके, चलिए तो हम बात करने वाले हैं थोरियम की। थोरियम का 90 और 230 यहाँ पे दे रखा है कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 230 से 90 को माइनस कर देंगे, देखिए, और 13 में से यहाँ पे 9 गया तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा भैया 4, है ना, और यहाँ पे 1, तो 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलेंगे 20 नंबर पे, पीएन संदीप डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संदीप डायोड का उपयोग करते हैं, किस में उपयोग करते हैं? पीएन प्रवर्धक की सतह, दोलक की सतह, मॉड्यूलेटर की तरह, या फिर दृष्टिकारी की तरह। तो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, और जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? दृष्टिकारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, और क्वेश्चन नंबर 21 जो दे रखा है, निवेशी वोल्टेज ये धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। तो दोलित्र कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं, डायोड कहते हैं, या फिर दृष्टिकारी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, और जो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा निवेशी वोल्टेज या फिर धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्रवर्धक कहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में दे रखा है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो एसी परिपथ में शक्ति केवल क्या होती है? खर्च होती है। व्यय का मतलब खर्च। प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में, धारित्व में, और इनमें से कोई नहीं, राइट। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपको पता होना चाहिए, ओम है। प्रेरकत्व का हेनरी, और धारित्व का क्या होगा वो बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका किसमें? ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बताता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण ये आई होता है इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति है। तो ये हमें बताना होता है, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, और एक अलग पेज ले लेते हैं, इधर हम बता देते हैं आपको यहाँ पे। ओके, तो हमारा समीकरण क्या दे रखा है भैया? आई इक्वल टू दे रखा है आई नोट, और यहाँ पे 100 दे रखा था ना, हाँ 0.6 सॉरी 0.6 और उसके बाद दे रखा है हाँ साइन 100 पाई टी। ये हमारा समीकरण दे रखा है, राइट। तो हमें क्या निकालना है? चलिए, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? और इसका फॉर्मूला आई बराबर साइन ओमेगा टी होता है। ओके, तो हमें निकालना है W बराबर 2 पाई एफ। एफ यहाँ पे क्या है? आवृत्ति है, और हमें आवृत्ति ही निकालना है। तो यहाँ पे एफ जो है आवृत्ति ही है, तो यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर आई इक्वल टू आई नोट और साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा के जगह पे हम क्या लेंगे? ओमेगा के जगह पे ये ओमेगा बराबर हमने क्या लिखा है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ को हम वहाँ पे रख देंगे ओमेगा के जगह पे। तो आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी के जगह पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे आई बराबर आई नोट साइन 2 पाई एफ, और यहाँ पे टी। इतना आपने समझ लिया। अब आई नोट के जगह पे हम क्या फिर, और ये हमारा समीकरण है,
और ये हमारा समीकरण जो दे रखा है 0.6 साइन 100 पाई टी, राइट। ये हमारा समीकरण दे रखा है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारा समीकरण दे के रखा है और हमें अब क्या निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है, राइट। जब दोनों को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा और 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, ये देख रहे हैं 2 पाई एफ जो दे रखा है ना, ये टी से टी गया, 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई हमारा दे रखा है और ये इसका मान इसका है, ये इस साइन से साइन कट जाएगा तो 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई हो जाएगा। पाई से पाई यहाँ पे गया और यहाँ पे एफ इक्वल टू जो कि फ्रीक्वेंसी जो कि आवृत्ति हमसे पूछा है 100/2, तो ये 50 हर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 50 हर्ट्ज। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। तो ये आवृत्ति हमारा है भैया 23 का बी में दे रखा है, तो ये हमें नोट कर लेना है। चलेंगे 24 नंबर। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा जो होती है वो कैसी होती है, डीसी होती है, एसी होती है, या फिर दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए। तो वो भैया होती है आपका विद्युत लेपन में डीसी। ओके, 25 नंबर। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, एक बार बताएंगे क्या कोई। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या फिर समतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस। तो किसमें बनता है जल्दी से बता देना है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये बनता है भैया अवतल दर्पण में। अब देखिए हम बना के दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा एक बार। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक बार बताया है अवतल दर्पण का से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। अवतल दर्पण में क्या होता है ना, आभासी और बड़ा बनता है कब, जब हम कहाँ पे रखते हैं वो हम बता देते हैं। ये जब रखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा फोकस, यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट और बीच में आपका हो जाएगा सेंटर और यहाँ पे पोल, ये हो जाएगा ना। जब हम कहाँ पे रखेंगे तो फोकस के आगे, जब हम फोकस के आगे यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, और ये प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, काल्पनिक या आभासी सीधा और बड़ा बनता है। कैसे बनता है, काल्पनिक या आभासी सीधा और बड़ा बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ वस्तु से बड़ा पूछा है, तो काल्पनिक या आभासी सीधा और बड़ा पूरा का पूरा हमने बता दिया यहाँ पे। चलेंगे आगे। और संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता। जब दो लेंसों की क्षमता पूछे संपर्क में रखा गया है तो P1 + P2 आपका हो जाता है, जो कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसका होता है तरंगदैर्घ्य, वो आपको बताना है। मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से है। बैजा निहा पिनाल, राइट। ये आपने सुना होगा, बैजा निहा पिनाल, राइट। बैजा न पी नाल, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर जूम करके, राइट। आप लोग लिख लीजिएगा बैजा निहा पिनाल, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये पी हो गया, राइट, और यहाँ पे ना ला, राइट। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर मान लीजिए, 3 4 हरा, 5 नीला, 6 आपका ये और 7 ये। चलिए अब इसको क्या बताना है, हमें बताना है भैया तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है वो आपको पता है क्या, किसका, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, जल्दी बताइए। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये आपको ध्यान में रखना होगा ये। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा, बैजा निहा पिनाल, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी जो भी पूछे आपका उसका इसका कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। और हमसे यहाँ पे क्या पूछ लिया है क्वेश्चन में, और सबसे कम पूछेगा तो बैगनी। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, और हमसे पूछा सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे बैगनी, जो कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। इंद्रधनुष का अभी हमने बताया ना किसके कारण होता है इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष का बनना ये भी आपका किस पे डिपेंड करता है, वन विक्षेपण पे। किस पे, ये आपका वन विक्षेपण पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे नोट कर लीजिए, वन विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर है 28 और 28 का राइट आंसर हो जाएगा किस पे, अपवर्तन पे। और अपवर्तन और परावर्तन इसके क्या है, सहायक कारक है। राइट, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सी आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एक लॉजिक की बात है, ये वन विक्षेपण पे डिपेंड करता है और इसके जो सहायक है ना वो परिवर्तन और अपवर्तन है। अगर इसके सहायक पूछे, अगर आपका वन विक्षेपण ना रहे तो अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। म्यू नॉट इप्सिलॉन ई नॉट और -1/2 दे रखा है, इसका मान क्या है। तो सबसे पहले तो इसको हम सुधार लेते हैं। इसका जब ये सुधारेंगे बट्टा करेंगे तो म्यू नॉट ई नॉट ये होता है, ये आपका बट्टा में जब नीचे आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये प्रकाश का वेग है। ओके, प्रकाश का वेग है, स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कोई नहीं देगा, तो सेंटीमीटर में आपका ये हो जाएगा। ये चेंज करेंगे सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁸ ना होकर 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग वी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा भैया, वो आपको बता देना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आपको बता देना है। तो ये आपका ई भी वी साइन थीटा मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन पे, तो ये फॉर्मूला होता है F = E और V × B, ये वेक्टर होता है। ओके, जब इसे हम पूरा इसको निकालते हैं, ई भी वी साइन थीटा हो जाएगा, और ये B × B मोड में आपका यहाँ पे फिर से ले लेंगे हम V × B, ये मोड का नीचे हो जाएगा ऊपर। उसके बाद ये ई भी बी साइन थीटा यहाँ पे समानांतर बोला है, तो समानांतर बोला है, लंबवत बोलता तो थीटा का मान 90 लेते, समानांतर बोला है तो थीटा का मान 0 लेंगे। और साइन थीटा 0 होने के बाद ये पूरा का पूरा साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो पूरा का पूरा मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो कि 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 31 नंबर पे। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की प्रकृति होगी, अभिसारी, अपसारी, समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, और 31 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, जब ये होगा तो अपसारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार्श्व द्वारा अनुबद्ध बल आघूर्ण का यहाँ पे मान पूछ ले, बल आघूर्ण का सूत्र ही समझ लीजिए। तो इस सूत्र तो मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए, ये होगा कि ये होगा, आप बता दीजिए जल्दी से, ए या बी। मैंने क्लियर कर दिया है 32 नंबर का, ए होगा कि बी होगा। तो मैं आपको बता दूं एम × बी होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। स्वप्रेरक का मात्रक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, प्रेरक और स्वप्रेरक का मात्रक सेम होता है, जो कि हेनरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है 33 नंबर, तो यह नोट कर लीजिएगा। चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, कैसी होती है, त्वरित होती है, अवमंदित होती है, एक समान होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो होती है गति, ये कैसी होती है, अवमंदित, मतलब त्वरित नहीं होती है, मंदन जो बोलते हैं ना वो। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किस पे डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे देंगे। और ये जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बता दीजिए। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन नंबर 35, और ये मेरे ख्याल से सभी लोग आंसर देंगे, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन का है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, जो प्रेरण कुंडली होता है वो क्या उत्पन्न करता है, वो आपको बताना है। उच्च धारा, उच्च वोल्टता, अल्प धारा या अल्प वोल्टता। तो प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, क्वेश्चन नंबर है 36, और वो आपका जवाब दे देना है। तो ये आपको उत्पन्न करता है उच्च वोल्टता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर
37 पे चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? क्वेश्चन नंबर है 37 और ये ऊर्जा घनत्व जो होता है ये आप नोट कर लेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट समझाएंगे, 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? तो उच्च मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग मान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दीजिए, उच्च तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर है 38 और 38 नंबर का क्वेश्चन जो रखा गया है वो रखा गया है सी, मतलब कि मूल औसत वर्गमान। तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? तो मूल औसत वर्गमान। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। और क्वेश्चन नंबर 39 जो दे रखा है हमारा, वो हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र b लंबवत हो तो ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे मान पूछ लिया गया है। और जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 और इस चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाएगा, जब यहाँ पे क्या बोला है, लंबवत बोला है, तो लंबवत बोला है तो यहाँ पे सीधा का सीधा शून्य हो जाएगा कि 90 और 90 डिग्री का मान यहाँ पे हो जाएगा 0, जिससे हो जाएगा शून्य। प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 40 और 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है। अगर आपसे प्रतिरोध भी पूछ लेता तो इसका भी मात्रक ओम हो जाता। चलेंगे यहाँ पे। और प्रेरक या फिर क्या पूछेगा? स्वप्रेरक तो हेनरी। एक पूरे चक्कर में प्रतिवर्ती धारा आई का माध्य मान होता है, कितना होता है? तो माध्य मान जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 42। तो माध्य मान होता है भैया 42 नहीं है, 41 है, 42 नहीं है। तो 40 ये आपका हो जाता है शून्य। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। क्वेश्चन नंबर है 42 और क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा cos 5। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर, ये दोनों सेम चीज़ दे रखा गया ए बी में, मीटर प्रति कूलाम, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से ये आंसर हो जाना चाहिए। ये दोनों ही राइट आंसर आपका दे रखा है, कूलाम प्रति मीटर। चलिए एक ऑप्शन को कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर कर देते हैं, इसको मीटर स्क्वायर कर देते हैं और आप इसका राइट आंसर ए लिख लीजिए। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। बीमा अगर आपको नहीं निकालने आता है तो आप सर्च कीजिएगा। विद्युत क्षेत्र का आपको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत आप बीमा निकाल लेंगे। ओके, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका बीमा क्या हो जाता है, ml t के पावर -3 e के पावर -1 किस में है? देखिए ml t के पावर -3 t के पावर -3 इसमें भी है, t के पावर -3 इसमें भी है, t के पावर -3 इसमें है और a के पावर माइनस इसमें भी है भैया ml। लेकिन ml के पावर दे रखा है ना, तो यही हो जाएगा ये। ओके बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर है 45, जल्दी बता दीजिए। तो चलिए राइट आंसर हम क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। आपको पता होगा कूलम के बराबर 8 नंबर पूछा ना, सॉरी 45 नंबर। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, मतलब कि n का मान बताना है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE, और जिसे हमें n पूछा गया है n = Q/E हो गया, राइट। E का मान आपको सभी पता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। और यहाँ पे Q का मान क्या दे रखा है, 8, राइट। तो चलिए n = 8 यहाँ पे दे रखा है Q का मान, और E का मान दे रखा है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ओके, और दोनों माइनस में था तो माइनस से कट जाएगा, तो ये हट गया और बच गया इतना। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, तो ये 80 हो गया। तो 16 25 80 कट गया 5 से, और 10 के पावर -19 है तो 5 गुने 10 के पावर 19 ऊपर चला जाएगा। 5 गुने 10 के पावर 19, जो कि ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में। 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इसने कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है। एक तो बराबर है, उसके बाद विपरीत भी रखा गया है।
तो 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत रखे गए हैं वैद्युत द्विध्रुव गुण। इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव गुण P = Q × D। ओके, ये Q × D नोट कर लेना है। ओके, Q आवेश है, D यहाँ पे उनके बीच की दूरी है, और यहाँ पे Q का मान 5 कूलम दे रखा है जैसे कि इसमें दे ही रखा है, और D का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया। तो 5 सेंटीमीटर दूर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में सेंटीमीटर को कन्वर्ट 0.05 मीटर हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 ये मीटर में आ जाएगा, और 0.25 कूलम मीटर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है। तो 0.25 जो दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, अब इसे हम ले जाएंगे कहाँ पे, आसमान, मतलब ये, और जब ऊपर ले जाएंगे तो 25 × 10⁻⁻² हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कूलम मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी। ओके, चलिए छियालीस का बी हो जाएगा ना। 1 मिनट में बताता हूँ, देख लो। 1 मिनट 47 पे, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, जब गोले के केंद्र की ओर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भैया, सर्वत्र शून्य हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। ओके, जब क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इसकी लंबवत होती है, ठीक बाहर लंबवत होती है, अंदर मुक्त अवस्थ में घूम सकते हैं। ओके, और जब अंदर जाएंगे केंद्र की ओर तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य हो जाता है। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमें बताना है, और मेरे ख्याल से सभी लोग इसका आंसर दे देंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स। ओके, चलिए तो देते हैं इसका आंसर। राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 48, और 48 का क्या हो जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निर्गत पूछा गया है और कुल पूछा गया है, निर्गत और बंद पूछा गया, बंद पृष्ठ में, तो निर्गत कुल जो हो जाता है वो शून्य हो जाता है। ओके, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। क्वेश्चन नंबर है 49, और 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब निरक्षीय स्थिति में पूछेगा तो निरक्षीय स्थिति में आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता दें। हाँ, जब निरक्षीय स्थिति में पूछेगा तो शून्य हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए, और क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो संधारित्र द्वारा जो अवरुद्ध है क्वेश्चन नंबर 50 है, और ये है कौन, AC के DC। चलें क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 जो है सॉल्व करने वाला है, थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब हैं, 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। देखिए, जिसका क्या हो जाएगा, जिसका वाट जितना कम रहेगा ना, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, राइट, उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे 2:3 दे रखा है, ये तो होगा नहीं, ये हट जाएगा, क्यों, और ये 3:4 दे रखा है, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक ये और एक ये, A और D बच रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इसका राइट आंसर आने वाला है। ओके, चलिए थोड़ा सा आ जाएंगे हम नीचे, और नीचे आएंगे, नीचे थोड़ा सा जगह मैं सोच रहा हूँ इसका अलग कर लूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैसे, आइए देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है, P = V²/R। इसीलिए जब तो ये P = V²/R हो जाएगा, तो ये अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, तो P डायरेक्ट 1/R² के, सॉरी R² बोल रहे हैं, V² ना R हो जाएगा। तो यहाँ पे तो R1/R2 यहाँ पे नोट करेंगे, और ये जब हम करेंगे, ओके, तो हमें क्या बता रहा है यहाँ पे 60 वाट और एक 40 वाट ये बता रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो 3/2 अनुपात हो जाएगा। चलेंगे
किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी वैद्युत चालकता 500 ओम दे रखा है। वैद्युत चालकता आपसे पूछ रहा है। वैद्युत चालकता क्या होता है? चालकता जो आपसे पूछा जाता है 1/r होता है, और 1/r 1/500 हम करेंगे और इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे तो 0.002 ओम इनवर्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एन में चलेंगे, 53 में। एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध जब ये क्या जिसमें किस में जोड़े जा रहे हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम जब भी जोड़ेंगे ना भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध। तो यहाँ पे एन दे रखा ना, एन समान प्रतिरोध, तो ये जो हो जाएगा मैक्सिमम इसका एनआर हो जाता है। ओके, और जब हम इसे क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो r/n हो जाता है। राइट, क्या हो जाता है? r/n हो जाता है। और n r/n करेंगे तो r से r कट गया और ये n² हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फिक्स क्वेश्चन है और हर बार आपको मिलता है देखने को। तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विभव मापों की शीघ्रता बढ़ाने के लिए, विभव मापी की शीघ्रता बढ़ाने के लिए इसकी क्या होनी चाहिए? इसके तार की लंबाई जो है ना वो हमें बढ़ानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसके तार की लंबाई को हमें बढ़ानी पड़ेगी। ओके, क्या करेंगे? इसकी तार की लंबाई को हमें बढ़ाना होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। और क्वेश्चन नंबर 55 पे हम जब चलेंगे तो 55 पे हम चलेंगे तो क्या दे रखा है? वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है भैया? तो मैं बता दूं, इसके दो नियम मैं बता दूं। एक तो पहला नियम, पहले तो द्वितीय नियम समझ लीजिए यहाँ पे। तो द्वितीय नियम आपका ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है और आवेश संरक्षण से संबंधित है प्रथम नियम। तो ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा देखने को। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो भैया चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा टेस्ला है, ये है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, वेबर प्रति, यही जो आपका नहीं है। कौन सा? वो डी नंबर हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एक बंद चालक के निकट के एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चुंबक और चालन के बीच अपेक्षिक गति हो। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबक और चालक के बीच जो होगा अपेक्षिक गति हो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पे। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। क्या हो जाएगा? विक्षेप, थीटा के, प्रतिरोध R के, चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भैया चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होता है? तो विक्षेप, थीटा के। 59 पे आ जाएंगे। एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो किस में जोड़ा जाता है? समांतर में, किस श्रेणी में, किस उच्च श्रेणी में निम्न, श्रेणी में उच्च, समांतर में निम्न कि समांतर में उच्च, ये आपको बताना है। ओके, चलिए। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो समांतर में जो होता है ना वो निम्न प्रतिरोध में जोड़ा जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60। और क्वेश्चन नंबर 60, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के लंबवत। क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो कुंडली के तल के क्या होगा? लंबवत, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61। किसी हम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का मान होता है। प्रत्येक टुकड़े का मान क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? m/n, km/2n, km/n²। जल्दी बता दीजिए। बराबर में काटना है, समानांतर में 61, तो ये m/n हो जाता है, समानांतर है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 62। और सैथिल्य प्रदर्शित हमेशा कौन करते हैं भैया? लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वही। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ गए हैं। और 63, ध्रुव प्रबलता m, r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। और चुंबकीय विभव का मान जो होता है वो कितना होता है? μ0m/4π², जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 64। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा।
5 वोल्ट तक त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, अर्जित ऊर्जा कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन द्वारा भैया अर्जित ऊर्जा पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगा, तो ये आप नोट कर लेना है। विद्युत क्षेत्र ई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी के बीच संबंध है। ये जब भी आपसे पूछेगा ये संबंध होता है इज इक्वल टू माइनस का dV/dx, इस तरीके से भी पूछा जाता है dV/dx। माइनस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऊपर डी भी आता है और नीचे dx आए या फिर dr आए, तो dr होगा यहाँ पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। r दूरी पर रखे 2 वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। ये किसके अनुपाती होती है? अनुक्रमानुपाती, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। HW 3 क्वेश्चन आपके लिए हमने दिया है, वो देखते हैं कौन इसका बताता है। पिको फैराडे मात्रक है और क्वेश्चन नंबर 67 पिको फैराडे मात्रक है, किसका मात्रक है? वैद्युत उसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत धारिता का, वैद्युत फ्लक्स का। तो पिको फैराडे किसका मात्रक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 67 और 67 का हो जाएगा ये वैद्युत धारिता का, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 68 पे। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर या प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो ये जो निर्भर नहीं करती है वो निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर, जो कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो उसकी त्रिज्या होगी। ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपके यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। एक गोलीय चालक की 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। ये जब हमने एग्जाम दिया था तब भी ये पूछा गया था। ओके, तो ये ध्यान में रखना होगा, ये हमेशा फिक्स है, ये पूछता है। 70 नंबर जो कि लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से 35 ही आपको करना था, बट मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। किसी धातु का पराविद्युतांक होता है तो कितना होता है? वो भैया आपका अनंत होता है, जो कि आपका इनफाइनाइट, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 70 के 70 क्वेश्चन हमने जो कंप्लीट किए, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऐड हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं 10th के 12th के, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें।